कल की डेट में मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन बताया था जो कि ट्रांसफार्मर चैप्टर से था। और ये चैप्टर आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है। यदि आप भी आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर चैप्टर से क्वेश्चन कवर किया गया है जो परीक्षा में ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। और इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो बना रखा है जो कि चैनल पे अपलोड है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो वहां से भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है। मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर या स्टेप अप ट्रांसफार्मर या पावर ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो साथियों, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है इसका उपयोग घरों और उद्योग में ज्यादातर किया जाता है, क्योंकि वोल्टेज सप्लाई के लिए सबसे अधिक इसका प्रयोग किया जाता है और सबसे सामान्य प्रकार का ये माना भी जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी के सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में कौन सा घटक मैग्नेटिक फ्लक्स को नियंत्रित करता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को जो नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, उसको हम कोर करते हैं। और कोर जो होता है साथियों मैग्नेटिक फ्लक्स को केंद्रित करता है और उसे वाइंडिंग के जो बीच वाला भाग होता है जिसको मध्यम बोलते हैं उसमें से प्रवाहित करता है। यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है, ऑप्शन में जो आपका सही दिया गया है वो सी ऑप्शन दिया गया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में ह्यूमिडिटी को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सिलिका जेल का, जिसको आप ब्रीदर भी बोलते हैं। तो सिलिका जेल और जो ब्रीदर होता है ये ट्रांसफार्मर के नमी को रोकने के लिए, मतलब कि जो एयर होता है, हवा होता है, उस हवा को सुखाने का काम करता है ये सिलिका जेल। ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन दिया गया है वो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो बी ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में ओपन सर्किट होने पर क्या प्रभाव होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, वाइंडिंग में यदि ओपन सर्किट की बात किया जाए तो ओपन सर्किट से जो द्वितीयक वोल्टेज होता है उसकी सप्लाई रुक जाती है, मतलब कि वोल्टेज सप्लाई बंद हो जाती है। और यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो सी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की कार्य क्षमता को अधिकतम कैसे किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, ट्रांसफार्मर की दक्षता, जिसको इफिशियंसी बोला जाता है, इस दक्षता जो होती है ये पूर्ण लोड पर अधिकतम होती है। और जब पूर्ण लोड पर अधिकतम होगी तो यहाँ पर लास्ट जो आपको देखने को मिलेगा, जो हानि आपको देखने को मिलेगी वो न्यूनतम होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की कार्य क्षमता अधिकतम कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक ही तरीका है, पूर्ण लोड पर चलाकर, मतलब कि ज्यादा लोड पर चलाकर। ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर दिया गया है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त कोर का सबसे उपयुक्त आकार क्या होता है। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसमें एक होता है कॉइल जो होता है ई होता है और आकार आई आकार का होता है। तो ई और आई जो आकार का कोर होता है ये ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फ्लक्स को अधिक कुशलता से प्रवाहित करता है। और ये किस आकार का होता है तो ध्यान रखिएगा, एक आपका ऐसे कोर होगा और एक आपका सीधा आई होगा। ठीक है, इस प्रकार का होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ई और आई दिया गया है। कन्फर्म हो गया साथियों। आगे देखते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग में, सॉरी सेकेंडरी साइड में या सेकेंडरी वाइंडिंग भी कह सकते हैं, उसमें कौन सा वोल्टेज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए,
ये यहाँ पर आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि सेकेंडरी जो वोल्टेज होता है वो ट्रांसफार्मर के प्रकार, जो कि स्टेप अप और स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होते हैं, ये उन पे निर्भर करता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर पे निर्भर करता है, उसकी क्या होता है, स्थिति पे निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। डी साथियों आपका सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि पावर ट्रांसफार्मर को कब संचालित किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो पावर ट्रांसफार्मर को हमेशा 24 घंटे संचालित किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। रीजन इसका क्या है, इसके पीछे कारण ये होता है कि ये जो होता है पावर ट्रांसमिशन का हिस्सा होता है, जिसके कारण क्या किया जाता है, 24 घंटे ये संचालित किया जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर दिया गया है 24 घंटा, ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी और ऐसे आप क्वेश्चन डेली पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का अनुपात किसके बीच होता है, मतलब जो टर्न रेशियो होता है वो किसके बीच होता है, करंट और वोल्टेज के बीच होता है, या वाइंडिंग टर्न्स के बीच होता है, या फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच होता है, या लोड और पावर के बीच होता है। तो देखिए साथियों, जो टर्न्स अनुपात होता है ये प्राथमिक और जो द्वितीयक वाइंडिंग होती है उनके टर्न्स की संख्या के बीच का अनुपात होता है, और यहाँ पर इसको बोला जाता है वाइंडिंग टर्न्स। और वाइंडिंग टर्न्स जो ऑप्शन में हमको देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलता है। तो बी साथियों आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में हॉट स्पॉट का मुख्य कारण क्या है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हॉट स्पॉट का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं ओवरलोडिंग, मतलब कि ओवरलोडिंग जो होता है उसके कारण ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, अधिक तापमान पैदा होता है, और जिसको हम बोलते हैं हॉट स्पॉट, या जिसको हम बोल सकते हैं हॉट स्पॉट बनना। और यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन दिया गया है ओवरलोडिंग, वो ऑप्शन नंबर साथियों डी दिया गया है। और यहाँ पर नीचे भी आपका जो उत्तर है यहाँ पे कवर किया गया है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का ट्रांसफार्मर एक ही वाइंडिंग का उपयोग करके वोल्टेज परिवर्तन करता है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें होता है एक ऑटो ट्रांसफार्मर, और ऑटो ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें केवल एक वाइंडिंग होती है, और इसमें वोल्टेज को टैपिंग पॉइंट से कंट्रोल किया जाता है, मतलब कि नियंत्रित किया जाता है। और यहाँ पर आपका जो ऑटो ट्रांसफार्मर ऑप्शन में दिया गया है वो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में साथियों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का फुल लोड कॉपर लॉस हल्के लोड की तुलना में कैसा होता है, ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, फुल लोड पर करंट जो होता है अधिक होता है, सबको मालूम होना चाहिए, जिससे क्या होता है उसमें जो हानि होती है, जो कॉपर लॉस हानि होती है, उसकी जो संख्या होती है साथियों बढ़ जाती है, काफी परसेंट तक क्या होती है, बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फुल लोड पर करंट क्या होता है, अधिक होता है। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा भी जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का फुल लोड पर या फुल लोड कर कॉपर लॉस हल्के लोड की तुलना में कैसा होता है, तो अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका जो दिया गया यहाँ पर बी ऑप्शन, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ट्रांसफार्मर 3 फेज सप्लाई को 1 फेज में परिवर्तित कर सकता है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक ट्रांसफार्मर होता है जिसको बोला जाता है स्कॉट कनेक्टेड ट्रांसफार्मर, और ये जो ट्रांसफार्मर होता है साथियों स्कॉट कनेक्टेड ट्रांसफार्मर, इसका उपयोग 3 फेज सप्लाई को 1 फेज में बदलने के लिए किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये टेक्निकल एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, और ये आईटीआई लेवल का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का हर्ट्ज लॉस या किससे संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है
फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जिसको बोला जाता है साथियों, ये जो होता है हर्ट्ज लॉस, ये आवृत्ति पे निर्भर करता है। क्योंकि जो हर्ट्ज लॉस होता है, जिसको आप इसे कह सकते हैं एडी करंट लॉस जो होता है ना साथियों, उसी को यहाँ पर हर्ट्ज लॉस भी बोला जाता है। तो एडी करंट लॉस जो होता है, ये आवृत्ति पे निर्भर करता है, जो कोर में और ऊर्जा हानि का कारण बनता है कोर में, उसी की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कोई यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे देखते हैं साथियों अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में प्रयोग किए जाने वाला इंसुलेटिंग आयल किस उद्देश्य से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों ये क्वेश्चन। देखिए, ट्रांसफार्मर आयल की बात किया जा रहा है इसमें। तो ट्रांसफार्मर आयल वाइंडिंग को ठंडा और इंसुलेटेड करता है, जिससे क्या हो सके, जिससे सिस्टम की जो उसकी जो प्रक्रिया है उसकी सुरक्षा बढ़ती जाए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कूलिंग और इंसुलेशन। ये आपका जो सही होगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर कूलिंग और इंसुलेशन, ये साथियों आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों में उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पे जब बात किया जाता है उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों की, तो उस समय हम एक ट्रांसफार्मर का नाम लेते हैं जिसको बोला जाता है पावर ट्रांसफार्मर। जो पावर ट्रांसफार्मर होता है साथियों, इसका जो उपयोग किया जाता है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है, और जहां पर बड़ी मात्रा में ऊर्जा का प्रसारण होता है वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं पावर ट्रांसफार्मर। और ऑप्शन में जो आपको सही देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर साथियों बी देखने को मिल रहा है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में लौ हानि का मापन किस टेस्ट के द्वारा किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों ये भी क्वेश्चन। देखिए, इसमें यह होता है ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट जो टेस्ट होता है, इसी के ही दौरान लौ हानि का मापन किया जाता है। मापन का मतलब ये होता है मापने का प्रक्रिया किया जाता है। और रीजन इसका क्या होता है, देखिए इसमें फ्लक्स का जो होता है साथियों उस पर ध्यान दीजिएगा। फ्लक्स जो होता है उसे केंद्रित किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है वो ऑप्शन में बी ऑप्शन दिया गया, ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा ये किया जाता है। अपन अपना यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया गया है, ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर के कोर में एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या उपाय किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है साथियों। देखिए, जो लोहा होती है साथियों, जो पतली लोहे होती है उसकी प्लेट होती है, तो पतली लोहे की जो प्लेट होती है उन प्लेटों को इंसुलेटेड किया जाता है, और इंसुलेटेड करके क्या किया जाता है, इसको जोड़ा जाता है, और जोड़ने से एडी करंट लॉस जो होता है इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यही प्रक्रिया इसमें की जाती है। और यहाँ पर इसको उपाय भी बोल सकते हैं, प्रक्रिया भी बोल सकते हैं। ये एक तरह से जुगाड़ू प्रक्रिया है। इसको यहाँ पर बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पर पतली लोहे की प्लेटें होती हैं जिसको जोड़कर क्या किया जाता है, यहाँ पे सातों इंसुलेटेड किया जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि पावर फैक्टर को सुधारने के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसमें होता है कैपेसिटिव ट्रांसफार्मर। देखिए, जो कैपेसिटिव ट्रांसफार्मर होता है साथियों, इसका उपयोग जो किया जाता है पावर फैक्टर सुधारने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर पावर फैक्टर सुधारने के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, यही हमारा क्वेश्चन में पूछा भी जा रहा है। तो हम यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, कैपेसिटिव ट्रांसफार्मर। ध्यान रखिएगा। कंफर्म हो गया? कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। यहाँ पर आपका सही हो जाता है। यहाँ पर साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में कोर ओ एन ए हानि किस वोल्टेज पे निर्भर करती है। देखिए, ओ एन ए की बात यहाँ पर किया जा रहा है। तो हाई वोल्टेज पर ट्रांसफार्मर का जो कंडक्टर होता है, वो कंडक्टर के आसपास जो होती है हवा होती है, आयनीकृत हो जाती है, जिससे जो होती है उसको बोला जाता है कोरोना हानि। जो कि यहाँ पर देखिए कोरोना यहाँ पे लिखा गया, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में टाइप हो गया है और यहाँ पे हिंदी है। तो ये कोरोना हानि की बात किया जा रहा है। तो ये जो होती है हाई वोल्टेज होती है। यह आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा।